हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 पॉलिटी का यह 8वां अध्याय होगा, जो कि लास्ट अध्याय है खाद्य सुरक्षा। तो हमने पॉलिटी भी अब समाप्त कर दी है। कहिए तो समाप्ति कर दिए हैं, शुरू किए हैं तो समाप्ति होगा ही। तो अब जो है हम 9th शुरू करेंगे, और 9th में आपको हम ऐसे तो एनसीईआरटी हम पढ़ा चुके हैं 9th तक। एनसीईआरटी भी लेकर चलेंगे, और जो एससीईआरटी है, एक बात हम आपको बता दें, एनसीईआरटी और एससीईआरटी में जो एटीबीसी का बुक है उसमें थोड़ा बहुत अंतर भी है। आप एससीईआरटी का बुक देखिएगा तो एनसीईआरटी का बुक आप एनसीईआरटी से ज़्यादा एससीईआरटी हमको लगता है अच्छा है। उसमें जो थोड़ा फैक्ट जो है सब एनसीईआरटी का डाला हुआ है, कुछ अलग से जो बिहार का है, और कुछ बातें जो कि एनसीईआरटी से वेस्ट लगता है। हमको लगता है, आप सबको लग सकता है, नहीं लग सकता, हमको पता नहीं है, लेकिन हम पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमने एनसीईआरटी भी पढ़ा है, एससीईआरटी भी पढ़ रहे हैं, तो कैसा इसका जो है देखने को मिलता है कि क्या क्या इसमें अंतर है। ठीक है, तो साइंस एक ही है, साइंस में कोई दिक्कत नहीं है। साइंस जो है सब सेम है, जो चैप्टर एनसीईआरटी में है वही चैप्टर एससीईआरटी में है, लेकिन एसएसटी चेंज है। तो चलिए एक एक बात को हम यहाँ पर अब पढ़ने वाले हैं। खाद्य सुरक्षा। देखिए, लिखा गया है कि माधोपुर गांव में रामू एक खेतिहर मजदूर है। रामू का सबसे जो है बड़ा बेटा सोमू सरपंच के यहाँ 3 वर्षों से मवेशियों की देखभाल करता है। सरपंच कभी कभार उसे कुछ पैसे देता है। सरपंच जो है कभी कभार उसको कुछ पैसा देता है, जो साल भर कुल मिलाकर 1000 रुपये भी नहीं हो पाते। सोमू के अलावा रामू के 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। उसने अपनी बड़ी बेटी कमला की शादी 3 वर्ष पूर्व ही कर दी थी, जब वह 16 वर्ष की थी। आज उसका भी 2 वर्ष का एक बच्चा है। दूसरी बेटी सरला अभी 14 वर्ष की है। वह जन्म से ही कमजोर है। जन्म के समय उसकी माँ भी काफी कमजोर थी। सरला पर भी अपने 3 छोटे भाइयों की देखभाल करती है। रामू की पत्नी 3-4 घरों में चौका बर्तन का काम करती है। फसल के मौसम में वह खेतों में काम कर कुछ रुपये कमा लेती है। ये देख सकते हैं, जो लिखा गया है कि यह तो होना ही था। जब तुम कुपोषित हो तो तुम्हारा बच्चा स्वस्थ कैसे होता? ये डॉक्टर साहब बोल रहे हैं। देखिए, यहाँ से शुरू पढ़ेंगे कि जब कमला दोबारा गर्भवती हुई तब उसे उसकी तबीयत लगातार खराब रहने लगी। बच्चा भी कमजोर पैदा होने के कारण जन्म के कुछ ही दिनों बाद गुजर गया। 1 साल, मतलब कि बच्चा जन्म लिया और मर गया। और इस साल वर्षा न होने के कारण खेत में जो है गांव में खेती का काम नहीं के बराबर है। पहले रामू खेती का काम ना मिलने पर गांव के ही ईंट भट्टे पर काम करने चला जाता था, लेकिन अब उसके शरीर से भी अधिक मेहनत का काम नहीं हो पाता। घर की माली हालत बिगड़ने से बड़ा बेटा सोमू नौकरी की तलाश में शहर चला गया, लेकिन वहाँ भी उसे कई लोगों के अवयस्क कम उम्र है कहकर काम देने से इनकार कर दिया। सोमू 18 वर्ष का होने के बावजूद 14-15 वर्ष से अधिक का नहीं दिखता है। किसी तरह से उसे एक होटल में 500 रुपये महीना नौकरी मिली। इसमें से अधिकांश रुपया वह अपनी माँ के इलाज और छोटे भाई बहनों की देखभाल के लिए गांव भेजता। और इधर कुछ दिनों से सोमू की तबीयत भी ठीक नहीं है,
लंबे समय से परिवार को वह खर्चा दे रहा है, चला रहा है, किसी हालत से अपने परिवार को चलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ऐसी हालत ठीक नहीं हो पाती है। चलिए देखते हैं कि क्या क्वेश्चन भी है इसमें, कि क्या खेतों में काम करके रामू को नियमित आय होती है? नहीं होती है। इस आय से क्या पर्याप्त भोजन की व्यवस्था कर पाता है? नहीं कर पाता, पेट भी नहीं पट पाता है। यहाँ पर जो है रामू का परिवार कुपोषण का शिकार है, और कुपोषण जानते ही हैं कि आप स्वस्थ तभी रह सकते हैं जब पोषण आपके पास, आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, अन्न जो है सभी चीज लेते हैं तो आप कुपोषित नहीं होते। और कुपोषण का ये सबसे बड़ा जो कारण है कि भोजन का ना मिलना। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि कमला की बीमारी और उसके छोटे से बच्चे की मृत्यु का कारण क्या था? तो कुपोषण का शिकार। कुपोषित माँ अगर बच्चे को जन्म देती है तो वो बच्चा भी कमज़ोर होगा, और जब बच्चा कमज़ोर होगा तो वो कैसे टिक सकता है? उसकी मृत्यु हो जाती है। तीसरा, सोमू अपनी उम्र से छोटा क्यों दिखता है? क्योंकि कुपोषण का शिकार है, पौष्टिक आहार उसको नहीं मिल पाया, दूध, दही, दाल इत्यादि जो है ना मिल पाने के कारण वो कुपोषण का शिकार हो गया। चौथा क्वेश्चन कि रामू और उसके परिवार को लंबे समय तक पर्याप्त भोजन क्यों नहीं मिल पाता है? ऐसा क्यों है कि पीढ़ी दर पीढ़ी इस परिवार के लोग कमज़ोर पैदा होते हैं? देखिए, कुपोषण यहाँ पर जो है परिवार को क्यों नहीं मिल पाता है? तो अगर दो क्वेश्चन है इसमें, अगर लंबे समय रामू और उसके परिवार को लंबे समय तक पर्याप्त भोजन क्यों नहीं मिल पाता? सबसे बड़ी बात है कि काम धंधे तो करता है बेचारा, लेकिन उसको उतना तनख्वाह नहीं मिल पाता। दूसरी बात है, अब जो है वह काम करने के लिए उसके पास शक्ति भी नहीं है, ये भी कारण है। दूसरा कारण ये भी है कि सभी बच्चे कुपोषित हैं, और जब सभी बच्चे कुपोषित हैं तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो काम, पीढ़ी दर पीढ़ी, अगर एक पीढ़ी सुधरेगा तब दूसरा पीढ़ी बच जाएगा। देखिए, कुपोषित के यहाँ पर आपको क्यों इस पीढ़ी दर पीढ़ी इस परिवार को कमज़ोर पैदा होता है? क्योंकि बच्चे सारे के सारे जो हैं अगर खाएंगे पिएंगे नहीं तो क्या होगा? तो कुपोषित होंगे ही। चलिए, आप ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है अब्सलम एरिया में देखते हैं। चलिए, ऊपर दी गई रामू की कहानी सिर्फ उस अकेले की कहानी नहीं है। हमारे देश में कुछ ऐसे परिवार गांव, कस्बों, शहरों और आसपास में आसानी से दिख जाएंगे। कुछ लोगों की स्थिति तो इससे भी दयनीय होती है। इस तरह के परिवार जिनके सदस्यों को बहुत लंबे समय तक पर्याप्त व पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता, वह कुपोषण की वजह से उत्पन्न कमजोरी अपने आने वाले संतानों को भी दे देते हैं। उन्हें चिलकारिक भूख से ग्रस्त कहा जाता है। क्या कहते हैं? चिलकारिक भूख से ग्रस्त व्यक्ति कहा जाता है जो कुपोषित का शिकार है। इसलिए ऐसे परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षित करना अत्यंत आवश्यक है। अब देखिए, कुपोषण क्या है? कुपोषण शरीर के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त आहार का लंबे समय तक न मिल पाना कुपोषण कहलाता है। कुपोषित माता पिता कुपोषित बच्चों को जन्म देते हैं। कुपोषित बच्चे अपनी उम्र से कम उम्र दिखते हैं और उनका विकास रुक जाता है। आयु के अनुसार बच्चों के वजन और लंबाई में जिस अनुपात से वृद्धि होनी होती है वो नहीं होती है, उसमें असंतुलन आ जाता है। साथ ही उनके रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी कमी आ जाती है, और सामान्य बीमारियां जो कि बुखार, उल्टी, दस्त, घेंघा रोग, रतौंधी इत्यादि भी उनकी मृत्यु का कारण बन सकती है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सारे के सारे परिवार
कुपोषित परिवार है। कुपोषित परिवार, ये देखिए हड्डी बेचारा का दिख रहा है, हड्डी जो है शरीर का दिख रहा है, अस्थियां, पसलियां ये जो हैं दिख रहे हैं, और कपड़े ना हैं, किसी प्रकार से टाटी में रहता है। चलिए, अब कुपोषण को कैसे पहचाने? तो कुपोषण की शरीर की वृद्धि रुक जाती है, खून की कमी हो जाती है, मांसपेशियां ढीली या सिकुड़ जाता है, और शरीर का वजन कम हो जाता है। हाथ पैर पतले और पेट बड़ा होना या शरीर का सूजना, ये भी कुपोषण का शिकार है, मतलब लक्षण है। कमजोरी महसूस करना, ये भी कुपोषण का लक्षण है। ठीक है। अब देखिए, महिलाओं में खून की कमी का होना व लंबे समय के साथ कम भोजन मिलने की वजह से उसका वजन क्या होता है, लगातार कम होता रहता है। भारत के संविधान में सभी व्यक्तियों को जीने का मौलिक अधिकार है। किसी व्यक्ति के लिए भी पर्याप्त भोजन के जी पाना न केवल मुश्किल है, बल्कि जो है बच्चे को सही आहार दिया जाए तो उसका स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है। ये दिया गया है यहाँ पे, और निरर्थक है, मतलब बल्कि निरर्थक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बच्चों को किस प्रकार से, ये देखिए, पहला किस प्रकार से कुपोषित वृद्धि रोगी, हाथ पैर पतला। ये देखिए कुपोषित परिवार है, रोटी के लिए मार कर रहा है। वजन मापने वाली मशीन है कि वजन देखते हैं कि कितना वजन है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि कुपोषित बच्चा 3.5 किलोग्राम 2 अक्टूबर, मतलब कि अक्टूबर 2005, और यह गुना का तस्वीर है, गरला ग्रेड। और यह तस्वीर, एक तस्वीर इधर देख सकते हैं, 2 साल का बच्चा है और 10 किलोग्राम का, ये भी कुपोषण का शिकार। तो यहाँ पर बहुत सारे बातों को आप देख सकते हैं कि जो कुपोषण, पेट निकल जाता है, शरीर सूज जाता है, कमजोरी महसूस करता है, हड्डी दिखने लगता है यानी मांसपेशियां ढीली हो जाती है, सिकुड़ जाता है, ये सारे लक्षण हैं। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि चीज़ों की कमी से जो है कारण से कुपोषण होता है। तो उचित मात्रा से आप जो है पौष्टिक भोजन नहीं ले रहे हैं बहुत समय तक, और नहीं मिलने के कारण कुपोषण का शिकार हो जाता है। लक्षण तो अभी आप तुरंत पढ़े हैं कि शरीर की वृद्धि रुकना, खून की कमी होना, शरीर का जो है वजन कम होना, हाथ पैर पतले और पेट का बड़ा होना, शरीर में सूजन होना, ये सारे लक्षण हैं। पुरुषों के मुकाबले महिलाएं अधिकतर कुपोषण से क्यों ग्रसित होती हैं? तो अभी तक हमने ये भी पढ़ा कि महिलाएं घर में जो है ज़्यादा काम करती हैं, घर में काम करती हैं, बाहर भी कुछ काम करती हैं, और जो पौष्टिक आहार मिलना चाहिए ऊर्जा के लिए, वो तो मिल ही नहीं पाता। जब ये नहीं मिलेगा बहुत दिनों तक, तो महिलाएं सबसे ज़्यादा, पुरुषों से ज़्यादा जो है कुपोषण का शिकार होती है। और अगला क्वेश्चन है, कुपोषण जैसी समस्या से निपटने के लिए हमें क्या करने चाहिए? शिक्षिका से चर्चा करिए। देखिए, कुपोषण से अगर आपको निपटना है तो हर व्यक्ति को पौष्टिक आहार, नियमित जो है आय, जो नियमित जो काम करते हैं व्यक्ति कहीं पर जाकर, उनको नियमित आय दीजिए, मतलब रुपया दीजिए, जिससे वो अपने परिवार को उचित ढंग से पोषण दे सके, पौष्टिक आहार दे सके। और यह जब होगा तो देखते हैं कि सरकार आपके लिए खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाती है, जो आपके अधिकार है, मौलिक अधिकार है। हर कोई व्यक्ति को जीने का अधिकार है। तो इस प्रकार से आप निपटने का उपाय कर सकते हैं। देखते हैं कि एक जो है स्कूल में भोजन का व्यवस्था, ये भी एक मायने है, और जो आपको राशन दिया जाता है, ये भी इसी का जो है रूप है। चलिए, बच्चों एवं महिलाओं का वजन क्यों लिया जाता है? इसीलिए कि देखते हैं कि जो उम्र के अनुसार उसका वजन कितना है, बच्चों एवं महिलाओं का, और इससे पता लगता है कि जो इसको किस चीज़ की कमी है। वजन से पहचान लीजिएगा कि इसका जो है उम्र इतना है तो वजन कितना होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए,
वहाँ लोग किस प्रकार के आहार लेते हैं। तो आहार जो है बच्चे किस प्रकार के, जो पौष्टिक आहार होता है जिसमें सभी प्रकार के, जो कि दाल, दूध, अंडा, अन्य प्रकार के भोजन लिए जाएं, दिए जाएं, तो आपको कुपोषण का शिकार होने से बचाया जा सकता है, आप खुद बच सकते हैं। चलिए अब हम आगे देखेंगे, हर क्वेश्चन को हम करते जा रहे हैं, थोड़ा समय भले लगे लेकिन क्वेश्चन तो कर लेंगे, आप समझिए। चलिए, आज भी हमारे देश में गरीबी, बेरोजगारी, भूख आदि से उत्पन्न कुपोषण जैसी समस्याओं काफ़ी लोग ग्रसित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 40% महिलाओं एवं 30% पुरुषों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुपोषण के लक्षण पाए जाते हैं। अब देखेंगे रोजगार की तलाश क्या है। तो आज भी समाज में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिन्हें भरपेट भोजन नहीं मिलता। ग्रामीण क्षेत्रों में कई जो है कृषक मजदूर, बंधुआ मजदूर, भूमिहीन मजदूर वो ऐसे मजदूर हैं जो जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों पर निर्भर हैं। पारंपरिक सेवाएं प्रदान करने वाले लोग व छोटे व्यवसायी भी इस वर्ग में शामिल हैं। ऐसा नहीं कि केवल ग्रामीण लोग ही इस बीमारी के शिकार हैं, इसमें जो है शहरों में भी ऐसे लोग हैं जिन्हें भरपेट भोजन नहीं मिल पाता। शहरी क्षेत्रों में इस वर्ग में ऐसे लोग शामिल हैं जो प्रायः कम वेतन वाले व्यवसायों और अनियमित श्रम बाजार में काम करते हैं। इन्हें केवल मौसमी कार्यों में भी ही जो है काम उपलब्ध हो पाता है। इन्हें दैनिक मजदूरी पर निर्भर रहना पड़ता है। ये वर्ग जो है रोजगार की दृष्टि से हमेशा असुरक्षित होता है, क्योंकि इनकी आय या मजदूरी इतनी कम होती है कि वे मात्र जीवन निर्वाह ही बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जातियों का भूमि का आधार कमजोर होता है, और देखते हैं कि या फिर उनकी भूमि जो होती है उत्पादकता कम होती है। वे खाद की दृष्टि से शाब्दिक असुरक्षित होते हैं। अब आगे है कि गरीब लोगों की आय बहुत कम होती है, जिससे वे सिर्फ जीवित ही रह सकते हैं। आय में वृद्धि के लिए काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है, फिर भी उनको रोजगार का समुचित अवसर नहीं मिल पाता। इसीलिए सरकार अपने सामाजिक दायित्व के तहत गरीब लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए रोजगार योजनाएं चला रही हैं। इनमें ग्रामीण जो क्षेत्रों में सरकार द्वारा चलाए जा रहे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी मनरेगा इसको कहते हैं, मनरेगा। तो ये योजना काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे जो है इसके पूर्व इसे नरेगा के नाम से जाना जाता था, अब इसको मनरेगा कहते हैं। और इसके तहत सरकार कार्य के इच्छुक लोगों को उनकी पंचायत क्षेत्र सीमा के आसपास 1 वर्ष में 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी देता है। और इस योजना में ग्रामीण बेरोजगार अपने निकट स्थान पर काम की मांग कर सकते हैं। इस तरह की सरकारी योजनाएं ग्रामीण निर्धरता को कम करने का प्रयत्न कर रही है। ऊपर में है कि अपने शिक्षिका व अपने घर और बड़े बूढ़ों से जानकारी इकट्ठा करके अपने आसपास की ऐसी योजनाओं के बारे में पता लगाइए, जिससे लोगों को रोजगार व आय की प्राप्ति जो है हो सके। देखिए, इसमें आपको जो बेरोजगार और कुपोषण से सीधा संपर्क रखते हैं, संबंध है, उनका जो है आय बहुत ही क्या होता है, कम होता है। और आय के लिए वो दिन जो है दिहाड़ी मजदूर का काम करते हैं, और जो सरकार के द्वारा कुछ जैसे मनरेगा नरेगा काम हुआ ये करते हैं। नहीं होता है तो कहीं चले जाते हैं शहर में काम करने। अगला है बेरोजगारी और कुपोषण का संबंध है। क्या संबंध है? तो बेरोजगारी अगर भूखा लोग रहेगा तो खाना नहीं खाएगा, और खाना नहीं खाएगा तो कुपोषण का शिकार होगा। बेरोजगार है मतलब रुपया नहीं है, आय नहीं है,
कुछ खरीद कर खाएंगे भी, कुछ कैसे रहेंगे। जिंदगी बिताने के लिए आय का होना जरूरी है। आय जब नहीं है तो जीवन का जो है हर पहलू छिन्न भिन्न होने लगता है। अब देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, लोगों को रोजगार दिलाने का दायित्व सरकार का क्यों होना चाहिए। अपने संविधान में दिए गए जो है अधिकार प्रावधानों को आप जानते हैं। तो देखिए, खाद्य सुरक्षा पाना लोगों का मौलिक अधिकार है और यह अधिकार उन्हें संविधान देता है, भारत का संविधान देता है। अतः खाद्य सुरक्षा के लिए लोगों को रोजगार दिलाने का दायित्व भी सरकार का है कि लोगों को कैसे हम रोजगार दें। अगला देखेंगे खाद्य सुरक्षा के आयाम। देश में प्रचुर मात्रा में खाद्य उत्पादन और सरकारी अनाज भंडारों में खाद्यान्न का जो है पर्याप्त स्टॉक। दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम जो जाते हैं जो लाते हैं सामान, यही सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, के माध्यम से उचित मूल्य का खाद्यान्न उपलब्ध। लोगों के पास अपनी भोजन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो है धन उपलब्ध। डीलर के पास जाते हैं ना, वहाँ पर चावल गेहूँ ये सब मिलता है। अब देखिए भंडारण। भारतीय खाद्य निगम मतलब FCI के माध्यम से सरकार द्वारा लोगों को अनाज गेहूं और चावल दिए जाते हैं। भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्न उत्पादन वाले राज्यों के किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है और जो है किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से ही कीमतें दी जाती है। इस मूल्य को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP कहा जाता है। आगे देखेंगे एक दो क्वेश्चन और है कि क्या आपके घरों में भी अनाज का भंडारण किया जाता है। देखिए हाँ, किया जाता है। यहाँ पर जो है घरों में भंडारण किया जाता है ताकि जो है बारी बारी से मतलब खुदरा जो है यहाँ पर बाजार भी हो सकता है या थोक में जो होता है क्या होता है सस्ता बिक जाता है। और खुदरा जो आप देखते हैं, थोड़ा समय रखिए भंडारण करिए। हमने 6th क्लास में पढ़ा था, भंडारण करने के बाद जो है सामान के दाम बढ़ जाते हैं। अभी जब उपज होगा उस समय सामान के दाम घटे रहेंगे, इसी के कारण भी हो सकता है। और अनाज लोग आप खाते में भंडारण जो कि आपके हिसाब से काम, जिस प्रकार का आपका परिवार है उस प्रकार से आप उसका उपयोग करते हैं। क्या आपके घरों में भी बाजार से कम मूल्य का अनाज आता है? यदि हाँ तो कैसे? देखिए, अगर आपके घरों में ये सामान आते हैं तो इसका जो है आप देखते हैं कि अनाज खरीदने के लिए बार बार खुदरा बाजार ना जाना पड़े और थोक ही जो है अनाज सस्ते में इसमें मिल जाता है। तो घरों में बाजार में जो सामान आता है वो थोक में लाते हैं तो सस्ता मिलता है। अगर आप जो है थोड़ा थोड़ा करके लाइए, देखिए महंगा होगा। वही 5 केजी देखिए सब्जी लाने जाते हैं, 1 केजी लीजिएगा 40 रुपये केजी, वही 5 केजी लीजिए 30 रुपये केजी मिल जाएगा आपको। देखिए तीसरा, सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है? इसीलिए बनाती है कि थोक में सस्ते में अनाज खरीदने के लिए वो बनाती है, थोक में खरीदेगा और जब फसल नहीं हो तो यह बफर स्टॉक देश की जनता के काम आ सके, विशेषकर गरीब व कम आय वाले जो जनता है उनको। अब आगे चलेंगे। देखिए, उन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए के उद्देश्य से बुआई के मौसम से पहले ही सरकार प्रत्येक वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है और खरीदे हुए खाद्य जो होते हैं अनाज होते हैं खाद्य भंडारों में रखे जाते हैं। इसे बफर स्टॉक कहते हैं। भारतीय खाद्य निगम के इस बफर स्टॉक को सरकार राशन की दुकानों के माध्यम से समाज में वितरित करती है। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं, राशन का दुकान। अब यहाँ पर है कि क्या आपने कभी इस तरह की परिस्थिति देखी है? तो आप गांव में रहते हैं, शहर में भी ये मिलते हैं। शहर में भी आपको ये राशन का दुकान मिल जाता है। आपके विचार में क्या दुकानदार सच बोल रहा है? देखिए, यहाँ पर कुछ बातें हैं जो कि कहता है कि अनाज कम हो गया है, इसका जो है भंडारण कम हो गया है,
ये सारे बातें दुकानदार बोलता है। तो ये सारी बातें होते हैं झूठे। वो अपना पैसा जो है बनाने के लिए ऐसा करता है। क्या आपके परिवार के पास राशन कार्ड है? हाँ है तो बोलिए। चलिए, और इस राशन कार्ड से आपके परिवार ने हाल ही में कौन-कौन सी चीज़ें खरीदे? तो पहले देखिए, अब किरासन तेल लगभग मिलता है, किरासन तेल तो मिलता ही नहीं है। लेकिन अब जो है चावल, गेहूँ, दाल भी कभी-कभी मिलता है। और अगला देखिएगा कि क्या आपके परिवार को राशन की चीज़ें लेने में कोई कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है? हाँ, तो पता करिए। देखिए, राशन कार्ड बनाने में समस्या का सामना करना पड़ता है। राशन कार्ड बनाने के लिए समस्या का सामना। और दूसरा बात है कि अगर राशन दुकानदार अच्छा रहा तो ठीक, नहीं रहा तो वो सामान की क्वालिटी भी गड़बड़ कर देता है। जो वो सामान लाता है वो बेच लेता है और दूसरा सामान आपको दे देता है। ये सारी समस्याएं आपको देखने को मिलती है। अब देखिए, यहाँ पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति क्या है? तो राशन की दुकान सुबह-सुबह लोगों की खूब भीड़ लगी थी। मिट्टी का तेल, जिसको किरासन तेल कहते हैं, नहीं मिल रहा था। लोग दुकानदार को ताने दे रहे थे, ब्लैक में बेचता होगा। और दुकानदार कहता है, मैं कहाँ से लाऊं? मेरे घर का मेरे घर पर तेल का कुआं है क्या? सरकार जो है कोटा पूरा नहीं कर रही है और गाली मुझे सुननी पड़ रही है। ये सारी बातें ऊपर होनी चाहिए, पेज जो है उल्टा है। हमने क्वेश्चन इसके सारे आपको करवा दिए हैं। और देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि अब अधिकांश क्षेत्रों में गाँव, कस्बों और शहरों में राशन की दुकानें हैं। बिहार में माह दिसंबर 2010 में 42,471 राशन की दुकानें, अभी बहुत ज़्यादा हो गई है, जन वितरण प्रणाली की दुकानें जिसको कहते हैं कार्यरत थी। और इन दुकानों में सरकार के द्वारा खाद्यान्न के अलावा मिट्टी का तेल भी कम दाम में बेचा जाता है। इसके तहत राशन कूपन और केरोसिन तेल कूपन से कोई भी परिवार प्रति माह इनकी एक निश्चित मात्रा निकटवर्ती राशन की दुकान से खरीद सकता है। सरकार की ओर से बीपीएल परिवारों के लिए अनुदानित दर पर 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर से खाद्यान्न का मासिक आवंटन प्राप्त होता है। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत 5.22 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से और 10 किलोग्राम गेहूँ 6.78 रुपये प्रति, अभी ये सब तो ब्यौरा हट गया है। ये सब ब्यौरा जो है अब का ब्यौरा लीजिए, 2 रुपया और 3 रुपया, ये ब्यौरा रखिए, ठीक है। 5 रुपये जो है पूरा केजी। अब आगे है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रारंभ में यह प्रणाली सबके लिए थी। निर्धन और जो है गैर निर्धनों के बीच भी कोई भेद नहीं किया जाता था। लेकिन अब इसमें निर्धनों और गैर निर्धनों के बीच में जो है वस्तुओं का अलग-अलग से मूल्य रखा जाता है। ये एफसीआई देख सकते हैं। ये काश हम चूहे होते, हम भूखे ना मर रहे होते, मतलब चूहा होता तो भूखे नहीं मर रहा होता। ये देख रहे हैं, यहाँ पर चूहे जो खा रहे हैं खाना और जो सड़ रहा है, और यहाँ पर पैदा जो सामान है वो बांटे नहीं जा रहे हैं। ये सारे वार्तालाप होते हैं। इस प्रणाली ने देश को अनाज से अधिक जो है देश के अनाज की अधिक पैदावार क्षेत्रों से जो अनाज होता है वो लेता है और यहाँ पर आपको उपलब्ध करवाता है, ठीक है। आगे देख सकते हैं, ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया है। और तंबाकू नहीं करिएगा, तंबाकू नहीं खाइएगा, बच के रहिए तंबाकू से। यहाँ पर देखेंगे कुछ बातें हैं, उसको भी हम पढ़ेंगे। लिखा गया है कि अपने इलाके की राशन दुकान पर जाइए और जानकारी प्राप्त करिए। राशन की दुकान कब खुलती है? सुबह। और क्या वहाँ पर कौन-कौन सी चीज़ें मिलती हैं? चावल और जो है दाल भी मिलता है और जो है गेहूँ। वहाँ किस-किस तरह के कार्डधारी हैं? बीपीएल हैं। और जो सामान होते हैं वो। वहाँ राशन कहाँ से आता है? तो सरकार के द्वारा खाद्यान्न बफर स्टॉक से आता है। और देखेंगे क्या इन दुकानों में सभी कार्डधारियों के लिए एक समान मूल्य है? नहीं, सभी बीपीएल के लिए अलग मूल्य है।
क्या राशन की दुकानें और खुले बाजारों की सामग्रियों की गुणवत्ता एवं मूल्य में अंतर होता है? हाँ, अंतर होता है। गुणवत्ता में तो अंतर होता ही है। सभी जो डीलर होता है क्या करता है? सही माल नहीं देता है, कहीं कहीं दे, ये बात है, और सभी जगह एक समान चलता है। जहाँ नहीं चलता है वहाँ ग्रामीण तो उसको धो देता है। अगला है कि लक्षित जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत एपीएल, बीपीएल, अंत्योदय और वृद्ध लोगों के लिए अन्नपूर्णा योजना संचालित की जाती है। अपनी शिक्षिका से इस विषय पर जानकारी एकत्र करिए। और यहाँ पर है निर्धन और गैर निर्धन के लिए चीज़ों का अलग अलग मूल्य जो है रखने का क्या कोई व्यवहारिक कठिनाई हो सकती है? कारण बताइए। देखिए, इसमें जो है, जो व्यक्ति एकदम निर्धन है उसको खाने के लाले पड़े हैं, और वह बेचारा खान मतलब कि उस सभी जो है निर्भर किस पर है? इसी पर है। जब इस पर निर्भर है तो जो भी है वो इसी को दिया जाएगा। जो अति पिछड़ा जाति, अति पिछड़ा जनजाति के लोग होते हैं, ज़्यादातर ऐसे लोग आपको देखने को मिलते हैं। चलिए आगे देखेंगे कि क्या आपको लगता है कि सरकार का गरीबों का स्वास्थ्य सुरक्षित कराने का यह तरीका सही है? तो ये तरीका जो है सही है। देखिए, आप सही है मतलब कुछ हद तक है, पूरा नहीं है। 5 केजी से कितना भर जो एक आदमी 5 केजी खाएगा? वो तो 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा, 10 दिन भी नहीं चलता है। ये तरीका जो है ऐसे है, खाइए थोड़ा, अपने से कुछ काम करिए, ऐसा है, ठीक है? और राशन दुकानें सही ढंग से काम अगर नहीं करे तो क्या होगा? तो यहाँ पर भ्रष्टाचार होगी। भ्रष्ट राशन दुकान वाले हो जाते हैं। ये सारे काम होते हैं। चलिए, क्या ऐसा भी किया जाता है कि कम दामों पर खाद्य सुरक्षा सार्वजनिक रूप से सभी लोगों को उपलब्ध कराई जाए, और इसके लाभ तथा नुकसान पर अपनी शिक्षिका से चर्चा करिए। देखिए, ऐसा किया जा सकता है, और इसका लाभ होगा कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी उचित दर पर राशन मिलेगा। ये आप पहले भी इस बार कोरोना में देखे थे। आधार कार्ड लाइए, राशन पाइए, और ये काम हुआ था। तो कालाबाज़ारी जो धंधा है, और यहाँ पर देखते हैं नुकसान, जो समर्थन व्यापारी ज़्यादा राशन सस्ते दाम पर खरीद कहीं जो है कालाबाज़ारी का धंधा कर लेते हैं, महँगा कर देते हैं, ये सारी बातें होते हैं। अब देखेंगे मध्याह्न भोजन आपको हमने ये बताया था कि स्कूल में जो हो रहा है, ये क्या है? तो यह सरकार द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है, मध्याह्न भोजन, और जिसके तहत बच्चों में कुपोषण को दूर करने के लिए विद्यालय में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कर पाता है। ये आप याद रखिएगा। और यहाँ पर दूसरा है कि कम पैदावार वाले क्षेत्रों में खाद्य जो है पूर्ति माध्यम से अकाल और भूखमरी की व्यापकता को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और जो कि इसके अतिरिक्त आमतौर पर इससे निर्धन परिवारों के पक्ष में कीमतों पर रोक भी लगाई जाती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अनेक आधारों पर कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। अब देखिए गरीबी रेखा, तो गरीबी रेखा किसको कहते हैं? तो भारत सरकार उन लोगों को गरीबी रेखा के नीचे मानती है जो उसके द्वारा निर्धारित न्यूनतम आर्थिक स्तर के नीचे हो। ये लोग सरकारी मदद जैसे कम दाम पर खाद्यान्न प्राप्त करते हैं, खाद्य प्राप्त करने का हकदार होते हैं। अलग अलग राज्यों से इसे जो है तय अलग अलग राज्य इसे तय करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाता है। यह जो है यह रेखा ग्राम और शहर निवासियों के लिए भी होता है, ठीक? तो इस प्रकार से आपका होता है चैप्टर समाप्त। अब मिलिए अगले चैप्टर में। ये सारे क्वेश्चन हमने ऊपर कर दिए हैं, जो कि ऐसे कौन से लोग हैं जो खाद्य सुरक्षा के सर्वाधिक लाभान्वित, जो गरीब होते हैं वो होते हैं, यही सब है। तो इस प्रकार से आपका चैप्टर होता है समाप्त। क्लास 8 पूरा समाप्त हुआ। अब जो है हम 9 शुरू करेंगे, और एनसीईआरटी और एससीईआरटी 9 का दोनों साथ चलेगा अब, ठीक है? दोनों साथ चलेगा अब, एक एक साथ जो है हम दोनों को लेकर चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में।